Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is run a profitable and cash rich business for life with cash flow framework. मेरे बिजनेस ऑनर फ्रेंड दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि जगमोहन आपको ना प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस जो रन करना है ना जिंदगी के लिए, नहीं तो जिंदगियां लगी हुई हैं बिजनेस को रन करने के लिए। नहीं 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 नहीं, रन अ प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस फॉर लाइफ, जिंदगी को अमेजिंग और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करने के लिए कैश फ्लो का जो फ्रेमवर्क है ना, आप उसकी प्रॉपर एक वीडियो रिकॉर्ड करो, 5 AM सेशन में उसको लेकर आओ और ना इसको हम पहुंचाएंगे हर जगह पर, सो दैट दिस कैश फ्लो फ्रेमवर्क और सही तरीका कैश फ्लो मास्टरी के साथ बिजनेस को रन करने का पहुंच सके सभी के पास। उसके लिए उन्होंने कहा कि एक ना क्विकली अपनी इंट्रोडक्शन भी देना आज शुरू में। चलो मुझे अलाउ करो to introduce myself. Thank you. So, people with love call me with your trust India's leading cash flow expert. I'm author, trainer, rank holder, chartered accountant, having 22 years of experience in the field of finance, and I got given me opportunity. The universe has given me opportunity, making me as an instrument to serve more than 15,000 business owners in India, USA, and Canada. So I'm being a keynote speaker at various financial institutions, universities, business association, and study circles, mentoring many business owners and professionals in the area of cash flow, founder of JSA online portal, and I'm a strong believer of Naam Japna, Vanchakna, and Tarandikit Karna, and I have dedicated my life to a bigger purpose of helping people to run profitable and cash rich business, and recently awarded as the Global Indian of the Year. लंदन में भारत के सीए जगमोहन सिंह को मिला ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर का खिताब। लोगों को प्रॉफिटेबल बिजनेस चलाने में करते हैं मदद। Thank you. My promise to you is that I will improve your cash flow fast. No quick hack, no theory books, pure science that works from day one. My dear friend, cash flow framework. Before I come to that, मैं ना एक बार आज आपसे बहुत डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कैश फ्लो फ्रेमवर्क के ऊपर बात करने वाला हूं। देखो, जो कुछ भी आपको बिजनेस के अंदर कैश फ्लो को मैनेजमेंट करने के बारे में पता है ना, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। एक बार ना मेरे कहने पे आज के सेशन में स्टेप बाय स्टेप रिलेट करो, क्या वाकई ही हम कैश फ्लो फ्रेमवर्क के हिसाब से अपने बिजनेस को और लाइफ को रन कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल है और कैश रिच है। ये मेरी इनविटेशन है, ओपन माइंड के साथ में आज आप बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ में पार्टिसिपेट करो ताकि आप फुल वैल्यू ले सको आज के सेशन की। ओके, ग्रेट। तो इसको ना हम चलते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लीजिए, लेट मी शो यू। बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे, अमेजिंग तरीके से चलेंगे और कैश फ्लो फ्रेमवर्क के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका अपने माइंड में हो सकता है कि आर यू वरीड कि अपनी बेस्ट एफर्ट करने के बावजूद भी बिजनेस में ना पैसा अवेलेबल नहीं रहता। व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन आ सकता है कि भाई डिसेंट प्रॉफिट तो बिजनेस के अंदर कमा रहा हूं, लेकिन स्ट्रेस आउट हूं फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के ना होने की वजह से ना ईयर बाय ईयर लॉसेस हो रहे हैं और कांस्टेंट फाइनेंशियल प्रेशर इंपैक्ट कर रहा है हेल्थ को, और ऐसा लगता है कि नहीं यार अब और प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता, क्यों ना बिजनेस ही बंद कर दूं। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर यस है ना, तो मेरा विश्वास करो कि आप अपने पूरे के पूरे पोटेंशियल को ना यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। जितना आपका पोटेंशियल है ना, बहुत 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 बड़ा स्केलेबल और सेलेबल बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं कैश फ्लो के चक्रव्यूह के अंदर फंस गए।
फंस गए। देखो कैश फ्लो को मैनेज करना ना एक साइंस है, और जब तक आप इस साइंस को मास्टर नहीं करते तो ये चैलेंजेस रिजॉल्व नहीं होने वाले। और आपकी जो डिजायर है ना फाइनेंशियल फ्री लाइफ जीने की, वो एक डिस्टेंस ड्रीम रहेगी। द यूनिवर्सिटी ऑफ गूगल ना बिल्कुल भी आपको हेल्प नहीं कर सकती, मैं आपको हेल्प करूंगा। देखो गूगल पे ऊपर हम सर्च करते हैं ना, तो क्या होता है कि अलग अलग तरह के कैश फ्लो के हैक्स मिलते हैं, अलग अलग तरीके की मैनेजमेंट करने की वेरियस तरीके की इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है गूगल। लेकिन वो पैरासीटामोल की तरह काम करता है। वो इंस्टेंट रिलीफ तो देता है पेन से, लेकिन परमानेंटली क्योर नहीं करता। साइड इफेक्ट जो उसके हो जाते हैं वो अलग, क्योंकि पूरी ना साइंस को समझना पड़ेगा। कैश फ्लो को पूरी तरह से जीतने के लिए, हैप्पी लाइफ रन करने के लिए आपको ना इनक्रेडिबल रूल लर्न करने हैं। किसके? कैश फ्लो के। तो एक आपको मालूम है कि बुक है फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल, जो मैंने पूरे दिल से अपने 20 इयर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर लिखी है। मौका मिले तो आप इसको ना अमेजन, फ्लिपकार्ट, गूगल वहां से सर्च करके आप डाउनलोड करो, आप उसको रीड करो, आप उसको बाय करो, विच एवर द वे यू लाइक, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, जिस तरह से आपको लगता है किंडल पे करना है। लाइक दिस इज द बुक, जहां पर ना मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे के अंदर, स्टोरी फॉर्म के अंदर ना फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल आपके लिए लिखी है, एंड यू विल लाइक इट। कुछ लोग तो ना इस बुक को अपने साथ ही रखते हैं ऑफिस में और घर में। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं इस ब्लू कलर को देखता हूँ ना, तो मुझे कैश फ्लो का जगमग ध्यान आ जाता है। मेरी जिंदगी में ना तुम्हारी लाल पगड़ी देख के ना फाइनेंशियल कंट्रोल मुझे याद आ जाता है। और जब से ये बुक आई है, मैजिकली मैग्नेटिकली काम कर रही है, एज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिमाइंडर काम कर रही है। थैंक यू फॉर योर लवली 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 शेयरिंग। बट मैं ये क्या कहना चाहूंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल। जो फ्रीडम है ना, वो कंट्रोल के अंदर ही है। जिस गाड़ी के ब्रेक बहुत अच्छे है ना, वही तेज दौड़ सकती है। अगर गाड़ी के ब्रेक फेल है ना, तो आप धीरे धीरे गाड़ी चलाओगे, क्योंकि मालूम है ब्रेक तो लगने नहीं है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम इज ऑलवेज अचीव्ड विद द फाइनेंशियल कंट्रोल। दिस इज व्हाट आई बिलीव। अभी क्यों क्यों राइट नाउ अब मैं कैश फ्लो फ्रेमवर्क आपसे डिस्कस करने वाला हूं। देखो आज इस समय ना हम लाइव हैं, और अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो आप और मैं रिकॉर्डिंग, आप इसलिए रिकॉर्डिंग देख रहे हो या अभी आप लाइव हो क्योंकि आपने मुझे मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ पे। 5 AM वाले राइट नाउ तो एकदम मैनिफेस्टेशन की स्टेज के अंदर हैं। 5 AM वालों, आपके ना जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप चैट बॉक्स में साथ साथ लिखते रहना, ताकि हम उसको बिल्डअप करें कैश फ्लो फ्रेमवर्क को। सचिन ने जिस तरह से मैनिफेस्ट किया ना, उस तरह से मैं आपकी लाइफ के अंदर आ गया। अरे सचिन कौन है? अब ये सचिन कौन है? चलो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। किसकी? सचिन की। बड़ी क्विकली आपको ये स्टोरी सुनाता हूँ, उसके साथ में कैश फ्लो फ्रेमवर्क को लिंक करने वाला हूँ। सचिन ना एक यंग इंजीनियर है जो 40,000 महीने की सैलरी पे कंपनी में काम करता है, जो कि एलन मस्क से बहुत इंस्पायर है और बड़े बड़े सपने देखता है। वो ना हमेशा दिल्ली में एक प्रॉब्लम है, ये 10 साल पहले की बात है, दिल्ली में एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में सोचता रहता है कि यार लाइट पहुंच जाती है। उसको सोल्यूशन मालूम है कि इन्वर्टर लगाओ तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपके घरों की। देखो बहुत बड़े बिजनेसमैन का जो जन्म होता है ना, वो हमेशा एक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। अब अपॉर्चुनिटी सचिन की जिंदगी के अंदर भी आई। कैसे? उसकी कंपनी में ना एक बार एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ और सचिन को उसमें प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया। अब सचिन ने कौन सा टॉपिक चूज किया? इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। हर कोई ना इम्प्रेस हो गया जिस तरीके से सचिन ने प्रॉब्लम और सॉल्यूशन को प्रेजेंट किया कंपनी के एनुअल फंक्शन के अंदर। 10 सीनियर एम्प्लॉय जो उस कंपनी के हैं, तो उन्होंने कहा कि यार इन्वर्टर तो हमारे घर में भी लगा होना चाहिए, तो आप हमें बेस्ट प्राइस के ऊपर इन्वर्टर अवेलेबल करवाओ ना। सचिन ने कहा बिल्कुल मैं अवेलेबल करवा देता हूँ। वो ना एक बहुत अमेजिंग बिजनेस मैन्युफैक्चरर को जानता है जो इन्वर्टर बनाता है, क्योंकि उसको कंसल्टेंसी प्रोवाइड किया करता था ना। तो अब इन्वर्टर का सेलिंग प्राइस 22,000 रुपए का है, लेकिन इसको तो 15,000 में मिल जाता है सचिन को। और इसने ना सिर्फ 20,000 रुपए में 10 एम्प्लॉय को इन्वर्टर सप्लाई कर दिए। सभी ने 2 लाख रुपए इसको दे दिए, 20,000 रुपए करके। 2 लाख आ गए, 1.5 लाख आगे उसने दिया, उसको बच गए 50,000 रुपए। यानी कि सभी की जीत हो गई। मैन्युफैक्चरर के 10 इन्वर्टर बिक गए,
और कस्टमर को 22,000 की चीज 20,000 के अंदर मिल गई है और हमारे सचिन भाई को 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। भाई एक इन्वर्टर पे 5,000 बचते हैं, यानी कि 25%, तो 10 इन्वर्टर पे 50,000 रुपए। तो लो जी, पंख लग गए हैं सपनों को। किसके? सचिन के सपनों को पंख लग गए कि एक डील में मैंने 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, मेरी मंथली सैलरी 40,000 रुपए ही है, पूरा महीना काम करो तो मिलेंगे 40,000 रुपए, और एक डील में मिल गए 50,000 रुपए। 10 इन्वर्टर अगर मैं बेच देता हूं तो 50,000 रुपए, 100 बेच दिए तो 5 लाख रुपए, 1000 बेच दिए तो 50 लाख रुपए। मिल गया बिजनेस वेल्थ क्रिएशन करने का। प्रॉब्लम भी सोल्व हो रही है मार्केट के अंदर। बिजली हो जाती है, इन्वर्टर लगाओ। इतने इन्वर्टर की रिक्वायरमेंट है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं तो भाई साहब छाप दूंगा, नोट छाप दूंगा। मजा आ गया, वाह जी वाह। तरीके से किया जाए तो स्काई इज दी लिमिट। गेट सेट गो, बिजनेस ना स्टार्ट कर दिया सचिन ने पैशन के साथ में। कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया कैश फ्लो के अंदर। अब देखते हैं कैश फ्लो में अगर फॉर्मल ट्रेनिंग ना हो, पूरे पैशन के साथ में, इसी तरह से तो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाएंगे। अब देखते हैं कि सचिन की जिंदगी में क्या होने वाला है। लेट अस सी। बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। पहले उसको ना 50 इन्वर्टर का ऑर्डर मिल गया है। अब 50 इन्वर्टर का ऑर्डर मिल गया। उसने बोला कि भाई साहब ठीक है जी, आप हमारे यहाँ पर इन्वर्टर लगा दो। अब जब इन्वर्टर 50 का मिल गया है, अब सप्लायर को तो पेमेंट करनी पड़ेगी पहले, तो अब क्या करना पड़ेगा? अरेंज मनी करनी पड़ेगी। अब हमारे जो सचिन भाई है ना, अब अगर उनको 50 इन्वर्टर का ऑर्डर मिला है तो 20,000 रुपए के हिसाब से 50,000 का मतलब होता है 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए की तो उसकी सेल होगी, जिसकी पेमेंट उसको बड़े आराम से आनी है। बड़े आराम से पेमेंट आनी है उसको। कब आनी है पेमेंट? उसको तो पेमेंट तब आनी है जब सप्लाई कर देगा, क्योंकि पहली बार उसने सेल किया है। अब देखने में क्या लग रहा है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, कैश फ्लो फ्रेमवर्क के हिसाब से मैं चलूंगा, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 10 लाख का वो रेवेन्यू कमाएगा, 7.5 लाख की कॉस्टिंग होगी, 25% उसको प्रॉफिट मिलने वाला है। 25% प्रॉफिट मिलने वाला है, तो नेट प्रॉफिट कितना होगा? 2.5 लाख रुपए का। दोबारा समझ लेते हैं। भाई मान लो एक इन्वर्टर 20,000 रुपए का है और वो आता कितने का है? 15,000 रुपए का। 5,000 रुपए प्रॉफिट हो गया, 25%, यानी कि 5,000 प्रॉफिट कमाएगा वो। कमाएगा ना 5,000 प्रॉफिट? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कमाएगा। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आया कि जब वो 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा, ये मैं बिल्कुल आपको ना वहां पर ले गया, तो 5,000 प्रॉफिट कमाएगा। अब कस्टमर से अगर 5,000 रुपए साथ के साथ ही मिल जाते हैं, देख लो ना, 20,000 रुपए का रेवेन्यू होगा, 15,000 रुपए की कॉस्टिंग होगी, 5,000 रुपए कमाएगा। खर्चा कोई है नहीं, खर्चा कोई है नहीं। ये लो, ये लो, खर्चा कोई है नहीं। ये आ गया, अभी आ गया, अभी आ गया। मैं ये लेके आता हूँ अभी इसका, अभी ले लो, अभी ले लेते हैं। यहाँ पे खर्चा कोई है नहीं। लो जी, तो 5 का 5 उसका प्रॉफिट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लो, मैंने आपके सामने ना बिल्कुल सिंपल कर दिया। प्रॉफिटेबिलिटी क्या कहती है? 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कैश फ्लो क्या कहता है? कस्टमर ने 20,000 रुपए दिए, इनफ्लो आ गया 20,000 रुपए का, सप्लायर को 15,000 की पेमेंट कर दी और 15,000 रुपए इसको बच गए। 15,000 रुपए बच गए, सॉरी 5,000 रुपए बच गए। नेट कैश फ्लो, ये देखो, नेट कैश फ्लो कितने का आ गया? 5,000 रुपए का। सॉरी, मैंने ना क्विकली पिछला फार्मूला इरेज नहीं किया था, आप कर दिया है, सामने आ गया। नेट कैश फ्लो 5,000। क्लियर हो गया आपको? क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। 20,000 रुपए का बेचो, 15 की कॉस्ट आती है, 5,000 का ग्रोस प्रॉफिट है, कॉस्ट कोई है नहीं, 5,000 का नेट प्रॉफिट है, कस्टमर 20,000 रुपए देंगे, सप्लायर 15,000 रुपए लेगा, नेट मेरे पास 5,000 रुपए बच जाएगा। अब आप समझ गए, जब उसको बेचने हैं 50 इन्वर्टर, 50 इन्वर्टर बेच रहे हैं ना उसको, जब 50 इन्वर्टर बेचने हैं तो उसकी पेमेंट कब आनी है? उसकी पेमेंट आनी है बाद में। लो, बेच देते हैं। 1 2 3 4 5 6 10 लाख रुपए के इन्वर्टर बेच दिए, 7.5 लाख की कॉस्टिंग आएगी, 25% का मार्जिन है, 2.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। लेकिन इनफ्लो हुआ क्या? कस्टमर से कलेक्शन आई क्या? नहीं आई, नहीं आई कस्टमर से कलेक्शन, नहीं आई। लेकिन सप्लायर को तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो नेट कैश फ्लो कितना हो गया? 7.5 लाख रुपए का। तभी मैंने क्या बोला? अरेंज मनी। क्या बोला मैंने? अरेंज मनी। तो अब 7.5 लाख रुपए अरेंज करने पड़ेंगे उसको। आपको ये पॉइंट समझ आ गया ना? अब ये पैसे कहां से आएंगे? लोन लेना पड़ेगा।
अब उसने क्या किया, 7 लाख रुपए का लोन ले लिया, क्योंकि 50,000 रुपए पहली डील में बचे थे, तो उसने किसी तरीके से यहाँ वहां से उठा के 7 लाख रुपए का लोन ले लिया। अब 7 लाख का लोन लिया, 7.5 लाख की पेमेंट की, 50,000 पहले थे, बैंकों में कुछ नहीं है, कहने को प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए का है, लेकिन बैंकों में कुछ नहीं। अब क्या होगा उसके साथ में, अभी 50 की पेमेंट आई नहीं थी और 100 इन्वर्टर का ऑर्डर और रिसीव हो गया। अभी 50 की पेमेंट नहीं आई, 100 का ऑर्डर और रिसीव हो गया। तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो फिर अरेंज करनी पड़ेगी मनी। अब आप कैलकुलेशन समझिए पूरी तरह से। अब आपको ना समझ आना शुरू हो गया है कि अब ये बिजनेस ना कैश ईटिंग मॉन्स्टर बन चुका है। क्यों? अब मान लीजिए उसको अगले 20 लाख रुपए का 100 इन्वर्टर, अगर एक 20,000 रुपए का है तो 100 इन्वर्टर कितने के होंगे, 20 लाख रुपए के होंगे। ये लो, ये कर दिया मैंने। 30 लाख रुपीस की सेल हो गई, 22.5 लाख की कॉस्टिंग आएगी, 25% मार्जिन के हिसाब से 7.5 लाख रुपए का जीपी आ गया। अभी कोई खर्चा है नहीं, ऑर्डर ले रहा है, सप्लाई कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, 7.5 लाख का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये क्या, पेमेंट तो कोई आई नहीं है कस्टमर से, और उधर से 22.5 लाख का खर्चा बन चुका है। नेगेटिव कैश फ्लो उसका 15,50,000 रुपए का हो चुका है। 7 लाख रुपए का ऑलरेडी वो लोन ले चुका है। चलो, आपने कहा पहले वाले इन्वर्टर की पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। पहले वाले इन्वर्टर की जैसे ही हमने पेमेंट रिसीव की, यानी कि 10 लाख रुपए रिसीव कर लिए, तो 17 लाख हुए ना टोटल। 7 लाख का लोन चल रहा है, लेकिन आउटफ्लो तो 22.5 लाख का है, तो भी तो 5.5 लाख रुपए का कैश फ्लो नेगेटिव हो गया। 5.5 का नेगेटिव हो गया। अभी 30 लाख की सेल कर चुका है, 7.5 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन 5 लाख रुपए उसको और चाहिए। क्या करें? पिताजी से बात की कि फादर साहब, मैंने ना काम शुरू किया, चल पड़ा है काम, 50 पहले इन्वर्टर बेचे हैं, 100 और बेच दे हैं, पहली पेमेंट आ गई है, दूसरी पेमेंट आनी है, प्लीज 5 लाख रुपए दे दो। चलो जी, 7 5 12 लाख रुपए का लोन हो गया। अब 12 लाख का लोन है, बैलेंस कोई है नहीं बैंकों में, 7.5 लाख रुपए। अब आ जाओ सोने पे सुहागा। क्या हुआ? सप्लायर ना अब डिले करता है सप्लाई करने के अंदर, और उसने कहा कि जब कस्टमर मेरे पास आएगा तो कम से कम 50 एक इन्वर्टर का स्टॉक तो मेरे पास पड़ा होना चाहिए ना। तो ये थोड़ी कि मैं उसको बोलूंगा कि सप्लाई आराम से करेंगे, धीरे से करेंगे, ढीले से करेंगे। चलो, अगर 50 इन्वर्टर का स्टॉक रखना है तो अरेंज करनी पड़ेगी मनी। चलो, फिर चक्कर पड़ गया मनी अरेंज करने का। वो कैसे चक्कर पड़ गया? अब क्योंकि उसको 50 इन्वर्टर का स्टॉक रखना है तो खरीदने पड़ेंगे। चलो जी, अब उसको स्टॉक रखना है तो क्या करना पड़ेगा? अब स्टॉक रखने के लिए, अभी स्टॉक कितना था? 0 था। ये देखो, इन्वेंट्री के ऊपर 0 स्टॉक था। अब उसको स्टॉक रखना है। अब स्टॉक मैंने अगर 10 लाख रुपए का रखना है तो मुझे खरीदना भी तो पड़ेगा, यानी कि सप्लायर को पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कैश नेगेटिव कितना हो गया? 10 लाख रुपए का। ओ माय गॉड, क्या करें? लोन लो जी, और लोन लो। यहाँ वहां दोस्तों से इकट्ठा करके 10 लाख का लोन लिया। अब 22 लाख का लोन हो चुका है, 7.5 लाख का प्रॉफिट है, बैंकों में कोई पैसे ही नहीं है। आगे बढ़ो। अब कस्टमर जब आता है वो कहता है कि भाई साहब, आपके पास तो बड़ा लिमिटेड सा एक ही तरह की इन्वेंटरी का स्टॉक है, थोड़ी वैरायटी होनी चाहिए। भाई, हमें एसी चलने वाला इन्वर्टर चाहिए, हमें इस तरह के इन्वर्टर चाहिए। अब वैरायटी रखनी है तो 50 की इन्वेंट्री से काम नहीं चलेगा, 100 की इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, 100 इन्वर्टर की। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अरेंज मनी। अब देखो, स्टॉक कर दे 100 का। अगर 100 का स्टॉक करते हैं तो यानी कि पहले 50 का स्टॉक खरीदा था, अब 50 का हम स्टॉक और खरीदेंगे। चलो, हम क्या करते हैं, स्टॉक जो है वो कर देते हैं 20 लाख का। ये देखिए, इन्वेंट्री नजर आ रही है आपको? इन्वेंट्री पहले 10 लाख की थी, अब कितने की होगी? 20 लाख की। जैसे ही इन्वेंट्री 20 लाख की हुई तो नेट कैश फ्लो माइनस 10.5 लाख रुपए का हो गया। तो कि पेमेंट तो वही 10 लाख की आ रखी है, 22 लाख का लोन किया है, सप्लायर को पेमेंट करनी है, कहां से होगी? 100 का स्टॉक रखने के लिए 10 लाख रुपए और अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ वहां मार्केट से दस्ती उधारी 3 3.5 4% के ऊपर कैश का लोन उठा लिया। अब देखो, 32 लाख रुपए का लोन खड़ा कर चुका है। कौन कौन खड़ा कर चुका है? सचिन।
सचिन 7.5 लाख का प्रॉफिट है, मन में खुशी है कि मैं तो 25% प्रॉफिट पे काम कर रहा हूँ, चलो कोई नहीं, जब एक दिन पेमेंट आएगी। बैलेंस शीट क्या बोल रही है कि कस्टमर से 20 लाख रुपए लेने हैं, इन्वेंट्री 20 लाख रुपए की है, टोटल 40 लाख रुपए हो गया। जब मेरी इन्वेंट्री बिकेगी, जब मेरे डेटर से पैसे आएंगे तो सारा लोन चुकता कर दूंगा। आखिर मैंने 7.5 लाख रुपए का कमा लिया है। अब ना सचिन एक ट्रैप के अंदर फंसता चला जा रहा है, फंसता चला जा रहा है, फंसता चला जा रहा है। सचिन कहाँ जा रहा है? ट्रैप के अंदर फंस रहा है। क्यों फंस रहा है? क्योंकि इन्वेंट्री ज्यादा हो गई है, तो कोई इन्वेंट्री बिकती है, कोई इन्वेंट्री नहीं बिकती है, तो पुरानी हो जाती है, नॉन मूविंग हो जाती है। स्टॉक अब ट्रेडिंग कर रहा है, अब उसको पता लग गया कि भैया बिजनेस में अगर प्रॉफिट कमाना है ना, तो अब ट्रेडिंग करनी है तो अपना एक गोडाउन होना चाहिए, नहीं तो माल पड़ा पड़ा इधर उधर सीढ़ियों के नीचे पड़ा खराब हो जाएगा। अब उसको गोडाउन भी लेना है, किराए पर गोडाउन ले लिया। सॉरी। अब उसको गोडाउन भी लेना है और स्टोर का इंचार्ज भी रखना है और एक अच्छा सा इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर भी मेंटेन करना है। उसके लिए भी खर्चा होगा, होगा कि नहीं होगा? अब उसके लिए जो खर्चा होगा उसके लिए भी अरेंज मनी करनी पड़ेगी। अभी तो उसको बुक्स के अंदर दिखाई दे रहा था प्रॉफिट 7.5 लाख रुपए का। अब कोई गोडाउन इंचार्ज ये वो करेंगे तो उसको 2 लाख रुपए का तो बैठे बैठे ही खर्चा लग गया। अब प्रॉफिट जो पहले किताबों के अंदर आ रहा था 7.5 लाख रुपए का, अब 2 लाख का खर्चा होने के बाद रह गया 5.5 लाख रुपए का। लेकिन लोन की स्थिति एज इट इज है 32 लाख रुपए की। अब कैश जो है वो 2 लाख रुपए से नेगेटिव हो गया। अब क्या करें? उसने कहा चलो ठीक है, मैं बैंक से ना ओवरड्राफ्ट सीसी फैसिलिटी ले लेता हूँ। छोटे मोटे खर्चे करने पड़ते हैं, बैंक में से 4-5-10 लाख रुपए की मैं सीसी लिमिट ले लेता हूँ अगेंस्ट डेटर्स एंड इन्वेंट्री। अब देखो शुरुआत हो गई है उसके बिजनेस के अंदर, शुरुआत हो गई है। बैंक रूपी मनी ईटिंग मॉन्स्टर अब उसके बिजनेस के अंदर एंटर कर गया है, जो हर महीने मजे से उससे ब्याज खाएगा। ब्याज मेहनत करेगा सचिन, ब्याज खाएगा बैंक, क्योंकि 2 लाख रुपए का खर्चा करने के लिए प्रॉफिट भी कम हो गया है। स्टोर गोडाउन की सैलरी है, इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो और ज्यादा प्रॉफिट कम हो जाएगा। चलो अब देखो क्या हुआ। करते 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 किसी तरीके से पैसे अरेंज करते करते धीरे धीरे चलते उसने ना अब मार्केट के अंदर भी करना शुरू कर दिया। भगवान के ऊपर भरोसा है उसको, तो उसने ना एनुअल टर्नओवर अपनी सेट कर ली। कितने की? 10 करोड़ की एनुअल टर्नओवर। 10 करोड़ की एनुअल टर्नओवर सेट कर ली है। 25% मार्जिन के हिसाब से 2.5 करोड़ का जीपी मार्जिन आता है। अब 10 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर खर्चे भी होंगे, ठीक है, तो उसके 2 करोड़ के खर्चे भी हैं। 50 लाख रुपए का प्रॉफिट भी नजर आ रहा है। 5% का नेट प्रॉफिट कमाता है कौन? सचिन। प्रॉफिट कितना है? 5 लाख रुपए का। अब जरा कैश फ्लो की पोजीशन देखते हैं। अब उसके कस्टमर जो है ना उसको तकरीबन 90 दिनों में पेमेंट करते हैं, 45 दिनों की वो इन्वेंटरी रखता है और उसके सप्लायर तो 15 दिनों में पेमेंट ले ही लेते हैं। तो देखिए जरा बिजनेस की स्थिति क्या हो गई है हमारे सचिन भाई की। 50 लाख रुपए साल में प्रॉफिट कमाया है। जो 32 लाख का लोन लिया था ना, वो 32 लाख का लोन एज इट इज स्टैंड कर रहा है, 32 लाख रुपए का लोन। लेकिन उसका नेट कैश फ्लो कितना है? 2 करोड़ 22 लाख रुपए का। बैंकों की ओडीसीसी लिमिट कितनी हो चुकी है? 2 करोड़ 21 लाख रुपए की। धीरे धीरे देखो कहा 2 लाख रुपए से सीसी लिमिट स्टार्ट हुई थी। अब जैसे जैसे बिजनेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, वैसे वैसे बैंकों का लोन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कहने को 50 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन अभी भी वो 32 लाख का लोन 1 साल से ज्यादा हो चुका है। टर्नओवर 10 करोड़ की हो चुकी है। घर में कोई पैसे नहीं होते, सैलरी लेता नहीं है बिजनेस में से, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैं बिजनेस में से पैसा निकाल के अपने घर में ले जाऊंगा तो बैंकों की ओडीसीसी के ऊपर ब्याज पड़ेगा। देखो किस ट्रैप के अंदर फंस चुका है सचिन। इस तरह से जिंदगी जितनी आगे बढ़ रही है उस तरह से परेशानी बढ़ती चली जा रही है। अभी बात यहाँ पर नहीं रुकी है, बात रुकी नहीं यहाँ पे। देखो बिजनेस कंटिन्यू चलता चला जा रहा है और टफ कंपटीशन मार्केट में है। 10 करोड़ की सेल करनी है तो ट्रेडिंग से नहीं हो पा रहा। अब उसको लगा कि मुझे ना अपनी असेंबली करनी पड़ेगी, अगर अपनी असेंबली नहीं की ना तो मेरे को इन्वर्टर पड़ेगा महंगा और मार्केट से मैं बाहर हो जाऊंगा। 25% का जीपी मेंटेन करने के लिए खर्चे बर्चे खुद अपने ना मैनेज करने पड़ेंगे। अब क्या करना पड़ेगा? अब सचिन को कम से कम 90 लाख रुपए लगाने पड़ रहे हैं। किस चीज के ऊपर?
सचिन को 90 लाख रुपए की ना अपना प्लांट खरीदने के लिए इंतजाम करना पड़ रहा है। अब 90 लाख रुपए लग गए तो अब कैश नेगेटिव फ्लो कितना हो गया, 3 करोड़ 12 लाख रुपए का। बैंक की ओडी पहले 2 करोड़ 22 लाख की थी, 90 लाख रुपए खर्च करने के बाद 3 करोड़ 12 लाख की हो गई है। अब बैंकों की ओडीसीसी बढ़ती चली जा रही है, मार्केट में सस्टेन करने के लिए पुराना लोन अभी उतरा नहीं है, 50 लाख का प्रॉफिट है। तो ये कौन से ट्रैप के अंदर फंस चुका है? ये ना 90% हमारे भारत में, इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर ये समस्या है। ये समस्या है, हम बिजनेस नहीं कर रहे, हम एक ट्रैप के अंदर फंस गए हैं जहां पर डेटर डेज 90 है, इन्वेंट्री 45 है, क्रेडिटर्स डे 15 है, सेल आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। मैं कहता हूं 10 करोड़ की क्या, अगर 20 करोड़ की सेल हो गई, 20 करोड़ की जब सेल हो जाएगी ना, तो प्रॉफिट आपका 3 करोड़ रुपए का हो जाएगा और बैंकों की ओडीसीसी लिमिट 3 करोड़ 66 लाख की हो जाएगी और 32 लाख का लोन वैसे ही खड़ा रहेगा। आप 20 करोड़ तो क्या, आप ना 30 करोड़ की सेल कर दो, आप बढ़ते जाओ 30 करोड़ की सेल कर दो, किताबों में प्रॉफिट 5.5 करोड़ का हो जाएगा। आपके लोन बैंकों के 4 करोड़ 20 लाख के हो जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? आप देखो ना, पेमेंट टर्म्स इस तरीके की है, जितना बड़ा बिजनेस करोगे उतनी उधारी मार्केट में खड़ी हो जाएगी, उतना इन्वेंट्री के रूप में माल खड़ा होगा और सारा का सारा मेरा ध्यान कहाँ रखेगा, मनी मैनेजमेंट के अंदर। बैलेंस शीट आपकी ऐसी दिखेगी कि रिजर्व एंड सरप्लस 5.5 करोड़ के, लोन 32 लाख का, क्रेडिटर्स 1 करोड़ 3 लाख 86 हजार रुपए के, बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं। बैंकों की लिमिट 4 करोड़ 20 लाख रुपए की है। हाँ, कस्टमर से जरूर 7 करोड़ रुपए लेने हैं, इन्वेंटरी 2 करोड़ 70 लाख रुपए की है। आप समझे मेरा पॉइंट? आप समझे मेरा पॉइंट? मेरा पॉइंट क्या है, सचिन ना पूरी तरह से कैश फ्लो के ट्रैप के अंदर आ चुका है। अभी तो सोने पे सुहागा ये है कि खर्चे बढ़ गए हैं, बिजनेस से वो बाहर निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं सकता क्योंकि लोन की वापसी करनी है, बैंकों की वापसी करनी है, करते मरते उसको सेल करनी ही पड़ेगी। जितनी सेल करेगा और चक्र में फंसेगा, सेल नहीं करेगा तो प्रॉफिट या कैश फ्लो नहीं आएगा, तो उसको लोन इंटरेस्ट ईएमआई पे करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, सैलरी पे करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। तो इस तरह से बिजनेस ओनर बिजनेस कर नहीं रहे, बिजनेस के अंदर फंसे हुए हैं। पैसे की आई चलाई की वजह से ना आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उसकी वजह से जब दिल करता है बिजनेस से थोड़ा पैसा निकालते हैं, घर का खर्चा कर लिया, मैनेज कर लिया। तो जब तक कोल्लू के बैल की तरह, जब तक कोल्लू के बैल की तरह भागी जाएंगे भागी जाएंगे भागी जाएंगे, जब तक वोर्न आउट नहीं हो जाएगा ना सचिन, तब तक ये सिस्टम चलता रहेगा क्योंकि कैश फ्लो की मास्टरी नहीं की हुई। अब प्रॉफिट तो किताबों में अपीयर हो रहा है लेकिन हर समय स्ट्रगल अपीयर हो रही है। किसको? सचिन को। हमेशा किस में लगा हुआ है? अरेंज मनी करने के चक्रव्यूह में लगा हुआ है सचिन। अब ना सचिन पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट है, एंग्री है, फेडअप है, हमेशा भागता रहता है वो पैसे अरेंज करने के लिए। लाइफ जो है ना ऐसी हो गई है, वो गुस्से में है। अब ना सचिन कहता मैं क्या करूं, बैठ गया, वो आराम से बैठ गया और करने लग गया मैनिफेस्टेशन। यूनिवर्स ने ना उसकी मैनिफेस्टेशन को रिस्पॉन्स किया और उसकी लाइफ में भेज दिया है एक केयरिंग सिख को, जिसका नाम है कैश फ्लो कोच। आपने मैनिफेस्ट किया, चलो मैं भी आ गया आपका कैश फ्लो कोच, क्योंकि मैं ना एक मिशन के ऊपर हूँ। मैं ना एक मिशन के ऊपर हूँ, मुझे ना एजुकेट और इनलाइटन करना है मिलियंस ऑफ पीपल को, ताकि आप ना एक्सपीरियंस करें फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल इन योर कंपनी एंड लाइफ। इसीलिए तो मैंने बनाया है जेएसए ऑनलाइन। चलो मैं ना आपको प्रेजेंट करता हूँ फ्रेमवर्क प्रेजेंट करता हूं कैश फ्लो मास्टरी का। इसको ना अच्छे से ध्यान से समझ लो। इस कैश फ्लो फ्रेमवर्क की ना 4 चीजें हैं जो आपको मास्टर कर लेनी है अपनी लाइफ के अंदर, ताकि आप प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस करो फॉर लाइफ टाइम। बिजनेस मॉडल, कैश फ्लो मॉडल, कैश रिजर्व, 6000, ये ना 4 फाउंडेशन पिलर्स हैं। 4 फाउंडेशन पिलर को देख लो, जान लो, समझ लो, जिंदगी में उतार दो, तो बस आपका, आपके परिवार का, आपके आने वाली 7 पुश्तों का, आपके एम्प्लॉई का, वेंडर का, सप्लायर का, सोसाइटी का, गवर्नमेंट का, सभी का बेनिफिट होने वाला है जब आपने कैश फ्लो फ्रेमवर्क को पूरी तरीके से अपने बिजनेस के अंदर उतार दिया। पहला क्या है? बिजनेस मॉडल। देखो आपका बिजनेस चाहे मैन्युफैक्चरिंग का है तो भी आप पे ऊपर कैश फ्लो फ्रेमवर्क काम करेगा। आप कह रहे हो कि मैं तो ऑटोमोबाइल की
इंडस्ट्री के अंदर हूँ, इस पे काम करेगा? बिल्कुल करेगा। इलेक्ट्रॉनिक पे भी करेगा, इलेक्ट्रिकल के भी करेगा, केमिकल के पे भी करेगा। अच्छा, आप जॉब वर्क करते हो, आप रिटेलर हो, कर जाएगा। रिटेलर आप कौन से हो? जनरल स्टोर वाले हो, चलेगा। हार्डवेयर भी चलेगा, होलसेलर भी चलेगा, ट्रेडर के ऊपर भी चलेगा। अगर आप केमिकल का बिजनेस करते हो, आप डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चल जाएगा। ट्रांसपोर्टर पे भी चल जाएगा। बिल्डर हो तो भी ओके। आप प्रोजेक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, एनबीएफसी, ई कॉमर्स, टूर, ट्रैवल, होटल, रेस्टोरेंट, इंश्योरेंस एजेंसी, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, तो भी आपके ऊपर चल जाएगा। म्यूजिशियन, ब्यूटी पार्लर, फोटोग्राफर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, होम मेडिसिन, रेंटल। आप देखो ना, आप कौन से वाले बिजनेस के अंदर हो? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर हो, पब्लिशर, वेडिंग प्लानर, टेलीकम्युनिकेशन, कार की वर्कशॉप कर रहे हो क्या? ज्वेलरी के अंदर हो, माइंस पे भी चलेगा, पेट्रोल पंप पे भी चलेगा। क्या क्या कह रहा हूं मैं? सब तरह के बिजनेस के अंदर ये कैश फ्लो फ्रेमवर्क काम करेगा, क्योंकि हर बिजनेस के अंदर मनी का इनफ्लो होता है, मनी का आउटफ्लो होता है। तो बिजनेस मॉडल को जरा देख लो, समझ लो। बिजनेस मॉडल क्या कहता है कि सबसे पहले ना, आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर जो आने वाला साल है, यानी कि अभी 22-23 चल रहा है ना, अप्रैल 2022 खत्म हो गया, मई चल रहा है, जून जुलाई पूरा साल चलेगा। आप देखो कि पूरे साल की आप रेवेन्यू कितना करने वाले हो। आपने कहा इस साल तो मैं 40 करोड़ की सेल कर दूंगा। आपका जीपी मार्जिन कितना है? लिखो 20%। एनपी कितना चाहते हो? 5% लिखो। अच्छा, आपके कस्टमर आपको 30 डेज में पेमेंट देते हैं, इन्वेंटरी आप 15 दिनों की मेंटेन करते हो, आपके क्रेडिटर्स 45 दिनों के हैं, राइट? लिखो। या अगर आपके आपके कह रहे हो कि मेरे डेटर तो जो वो 90 डेज की, मुझे तो कम से कम 60 दिनों की इन्वेंटरी मेंटेन करनी होती है और सप्लायर को 15 दिनों में पेमेंट करनी होती है। भाई, जैसे ही आपने ये 6 पैरामीटर लिखे ना, आपके सामने बिजनेस का डैशबोर्ड बिल्कुल प्लान तरीके से खड़ा हो गया। प्लान तरीके से खड़ा हो गया कि जीपी आ रही है 20 की, एनपी आ रही है 5% की, आरओआई तो आप 2000% कमाओगे। डेटर्स 90 दिन में दे रहे हैं, इन्वेंटरी 60 दिन में दे रही है, क्रेडिटर्स 15 दिनों के। आपका ना कैश का कन्वर्जन 135 दिनों का है। 135 दिनों में घूम के पैसे पूरे होंगे तो करंट रेशियो 9 हो गई, ये 2 होनी चाहिए थी। क्विक रेशियो 6 हो गई, 1 होनी चाहिए थी। डेब्ट इक्विटी अभी लोन लिया नहीं आपने, इन्वेंटरी सिर्फ 6 बार घूम रही है। अगर पेमेंट टर्म आपकी इंप्रूव हो जाए ना, तो ये सारी की सारी रेशियो इंप्रूव हो जाएंगी। चलो, आपने कहा क्या करूं जगमोहन, ऐसा ही होने वाला है। अगर ऐसा होने वाला है, ये आपके बिजनेस का डैशबोर्ड है, तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देख लो। आप 40 करोड़ पे 32 करोड़ तो सप्लायर को पे कर दोगे। 8 करोड़ का जो मार्जिन बचेगा 20% के हिसाब से, 6 करोड़ के खर्चे कर दोगे, तो 2 करोड़ का ही प्रॉफिट बचेगा, जो कि 5% है। 30 करोड़ तो कम से कम आपको सेल करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आपके 13 करोड़, कितने? 13 करोड़ रुपए आपको ना वर्किंग कैपिटल में लगाने हैं। वर्किंग कैपिटल में कितने लगाने हैं? 13 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल में लगाने पड़ेंगे। है ना इंतजाम इतने पैसों का? 40 करोड़ की सेल कर रहे हैं और 13 करोड़ रुपए तो हमने वर्किंग कैपिटल के रूप में लगा दिए, जबकि प्रॉफिट कितना कमाया? मात्र 2 करोड़ रुपए का। अरे भैया, 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाने के लिए 13 करोड़ रुपए क्यों लगाओगे? लगा दिए। बिजनेस ही ऐसा है। इनफ्लो आपके पास 30 करोड़ का आएगा। भाई, 40 करोड़ की सेल करोगे अगर आप, तो पूरे के पूरे पैसे नहीं आने वाले हैं, पूरे नहीं आने वाले। 30 करोड़ रुपए यहाँ आएंगे और बाकी कहाँ बचे हुए हैं? बाकी बचे आपके डेटर में 9 करोड़ 86 लाख रुपए। लेकिन सप्लायर को तो पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी 15 दिनों की उधारी छोड़ के, और खर्चों की पेमेंट करनी पड़ेगी। 11 करोड़ का तो कैश ही नेगेटिव हो गया हमारे पास। तो यानी कि बैलेंस शीट के अंदर आपने जो बिजनेस शुरू किया था, ऐसे शुरू किया था ना, 3 करोड़ बिजनेस में लगाए, उसमें से 2 करोड़ 90 लाख रुपए के तो एसेट खरीद लिए थे, 10 लाख रुपए बैंक में थे, तो 3 करोड़ से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो आपकी बैलेंस शीट क्या बोलती है? 3 करोड़ का पैसा लगाया, 2 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। सप्लायर को 153 देने हैं, 7 करोड़ की बैलेंस शीट आपकी हो गई। लेकिन ये पैसा है कहाँ पे? एसेट तो 290 के। अब 986 पड़ा है कस्टमर के पास, इन्वेंट्री 526 की, और बैंकों की ओडीसीसी 11 करोड़ 49 लाख की हो चुकी है। 7 करोड़ की बैलेंस शीट टैली हो गई। अब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, ये तो आपने सोचा है, सोचने में ही ऐसा है। बाय चांस कहीं आपने 90% अपना सेल का टारगेट अचीव कर लिया। कितना? सेल का 90%। सेल्स और मार्केटिंग वाले बड़े खुश हैं, सर 90% टारगेट अचीव कर दिया। हाँ जी। अगर स्कूल में भी 90% नंबर आ जाते हैं ना, कहते हैं वाह यार 90s के अंदर नंबर आए हैं। चलो,
40 करोड़ की जगह हमने 37 करोड़ की सेल की, लेकिन हमारा जीपी मार्जिन कम पड़ गया। वो पीछे यूक्रेन ने हमला कर दिया था, यूक्रेन पे हमला हो गया था रशिया का। उसके बाद मार्केट में कुछ ना कुछ होता रहता है। आपने कहा रॉ मटेरियल के प्राइस थोड़े से बढ़ गए, जिस चक्कर में मैं 20% जीपी मार्जिन नहीं ले पाया। मेरा जीपी मार्जिन कितना आया? मात्र 14% आया। कितना आया? 14% का जीपी मार्जिन आया। लेकिन खर्चे तो उतने ही हैं जितने थे। अब खर्चे उतने ही हैं तो प्रॉफिट रहेगा क्या? 14% जीपी मार्जिन के ऊपर सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, रेंट उतने ही मेंटेन करके चल रहे हो। भैया सेल तो आपने 40 करोड़ की 37 करोड़ की है, लेकिन बिजनेस में ना लॉस हो गया 1 करोड़ रुपए का, लॉस हो गया है। अब लोन बढ़ जाएगा, ओडी बढ़ जाएगी, सीसी बढ़ जाएगी। मात्र 90% सेल्स एंड मार्केटिंग का टारगेट अचीव करने की वजह से आपको लॉस हो गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्योंकि खर्चे तो उतने ही थे। खर्चे बढ़ाई जाओ, बढ़ाई जाओ, बढ़ाई जाओ, बढ़ाई जाओ, सेल करो ना, तो क्या होगा? यही होगा। तो -3% का। अब उस चक्कर में क्या हुआ? आपको ना गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गई है। दैट मीन टू से कि किताबों में आ गया लॉस। मान लीजिए अगर ऐसा हो जाता कि आपकी अब इन्वेंटरी, क्योंकि पूरी सेल नहीं हुई, आपने अरेंज करके रखी थी, इन्वेंटरी पड़ी हुई है 7 करोड़ की, और सप्लायर को पेमेंट तो करनी पड़ती है आपको 1.53, ये लिख दिया मैंने। आपकी ना 13 करोड़ की जगह 15 करोड़ रुपए की, 13.5 करोड़ की जगह 15.5 करोड़ रुपए की बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट लग गई है। मात्र 3 करोड़ सेल कम की है तो बिजनेस में लॉस आ गया है। और और धंधे में पैसा कितना लग गया है? 15 करोड़ 47 लाख रुपए। बैलेंस शीट देख लो, बैलेंस शीट देख लो, बुरा ही हाल हो गया बैलेंस शीट का। बैंकों की ओडीसीसी 13 करोड़ 90 लाख पे पहुंच चुकी है। चक्रव्यूह में फंस गए हैं, समझ गए आप? इसका मतलब ये हुआ कैश फ्लो का बिजनेस मॉडल ये कहता है कि पहले आप देखो 6 आइटमों के द्वारा करना क्या है, किस तरह से आपका बिजनेस दिखाई देने वाला है, क्या मैंने प्लान किया, क्या एक्चुअल किया। अब देखो, अगर 90 दिन मैंने प्लान किए थे, आज 99 डेज हो गए हैं। 60 दिन की इन्वेंट्री थी, 57 दिन की इन्वेंट्री है, 15 दिन के क्रेडिटर्स थे, 23 दिन के क्रेडिटर्स मेरे आ गए हैं। 135 की जगह 133 में कैश कन्वर्जन मेरा हो रहा है। करंट रेशियो मेरी 8 है। अच्छा, थोड़ा सा इंप्रूव करें, थोड़ा सा इंप्रूव करें भाई। ऐसा अगर हो जाए, मान लो ऐसा हो जाए, 30 डेज वाले आपके डेटर्स हों, हाँ जी, आप 15 दिन की इन्वेंटरी मेंटेन करो, 45 दिन के अंदर कहीं आपके क्राइटर्स हो, नया बिजनेस आप डेवलप करो, नया बिजनेस डेवलप करो, तो देखो देखो मजा आ गया। जीपी 20% की, एनपी 5% का, आरओआई 2000% की, डेटर 30 डेज, क्राइटर्स 15 डेज, 45 दिन का, कैश कन्वर्जन साइकिल 0। क्यों? 30 दिन में डेटर है, 15 दिन की इन्वेंट्री है, और इधर से सप्लायर से उधारी मिल गया, अपना पैसा तो लग ही नहीं रहा। करंट रेशियो 1:12। क्या बात है, क्या बात है। क्विक रेशियो एकदम फास्ट 0.80। और देखो बिजनेस में कितना पैसा लगा? मात्र 50 लाख, मात्र 50 लाख रुपए लगा के 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा दिया। और बैलेंस शीट में देखो, कोई भी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी नहीं है। कैश एंड बैंक 1 करोड़ 60 लाख रुपए का पड़ा हुआ है, नहीं तो 13 करोड़ 90 लाख रुपए का नेगेटिव था। अब कैश फ्लो देखो, 36 करोड़ आ रहे हैं, 35 करोड़ जा रहे हैं, 1.5 करोड़ प्लस हो रहे हैं आपके। तो बैंकों में बैलेंस बढ़ रहा है। 10 लाख शुरू में थे, 1.5 करोड़ रुपए आ गए। समझ रहे हो नंबर्स को? समझ रहे हो? आपको नहीं लगता ये बिजनेस मॉडल आपके सामने रेडीली लाइव अवेलेबल होना चाहिए? मैं आपके लिए ना एक मोबाइल ऐप भी लेके आ रहा हूँ, दे दूंगा आपको मैं। ये मॉडल आपके गूगल साइट के ऊपर भी बनाकर मैं आपको दे रहा हूँ, दे दूंगा मैं आपको। देखो, ये डैशबोर्ड तो मैं बढ़िया सा आपको बना के दे दूंगा। ये बिजनेस का डैशबोर्ड आपके लिए देखना बहुत 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 जरूरी है। देखो तो सही, सोचा क्या है, हो क्या रहा है। 30 की जगह 99 डेज हैं, 133 दिनों में कैश का कन्वर्जन हो रहा है। 15-15 करोड़ रुपए बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं, और बिजनेस के अंदर प्रॉफिट छोड़ो, लॉस हो रहा है। हमें तो पता ही नहीं होता बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आई ओपनर है कि नहीं है, या आई ओपनर है कि नहीं है? बिजनेस मॉडल बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है मेरे जगमोहन भाई। ये शीटें तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है। कितनी सिंपल साइंस है ना। कौन कहता है कि फाइनेंस मुश्किल है? ये मैथमेटिक्स है। मैंने इतनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपके सामने प्लेटर में खोल के रख दिया पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल। अब जब बिजनेस मॉडल आपने बना दिया ना, तो अब आपने क्या करना है? कैश फ्लो मॉडल पे काम करना है। कैश फ्लो मॉडल का मतलब ये है, अब ना पूरा का पूरा कंट्रोल आ गया आपके पास। आप ना पूरे साल का ही नहीं, बल्कि रोज रोज का भी देख पा रहे हो कि भाई पैसा आखिर
आ कहाँ से रहा है, पैसा आपका जा कहाँ पर रहा है। मान लीजिए आपका छोटा सा बिजनेस है और आप अकाउंटेंट भी अपॉइंट नहीं कर पा रहे, तो आपकी रिसेप्शनिस्ट बना देगी ये कैश फ्लो मॉडल। थोड़ा सा बिजनेस बढ़ गया है तो आपका एडमिन वाला बना देगा, थोड़ा सा बिजनेस बढ़ गया है तो पार्ट टाइम अकाउंटेंट बना देगा, थोड़ा सा बिजनेस बन गया है तो आपका अकाउंट एग्जीक्यूटिव बना देगा, और बिजनेस बढ़ गया है तो फाइनेंशियल कंट्रोलर देखेगा और अकाउंटेंट बनाएगा। और बहुत बिजनेस आपने एक्सपेंड कर दिया है, आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, टैली, बिजी सैप, ओरेकल, बान, नेविजन, ईआरपी जो भी आपने लगा रखा है ना, तो उसके अंदर से ऑटोमेटिकली ये फिगरें कन्फिगर होके निकलेंगी कैश फ्लो मॉडल की। आपको तो प्रिंसिपल ध्यान रखने हैं, आपको तो क्या प्रिंसिपल ध्यान रखने हैं कि मेरे पास शुरू में पैसा कितना है, आज आया कितना कस्टमर से, कहीं मैंने अपना तो नहीं डाला लोन ले लेके, और अदर इनफ्लो कितना आ रहा है, थोड़ा पैसा जीएसटी पे करने के लिए निकाल दो, कुछ पैसा कैश रिजर्व के लिए निकाल दो, बाकी जो पैसा बचे ना उससे आप इसेंशियल की पेमेंट करो। इसेंशियल यानी कि सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, सबसे पहले इसेंशियल को पे कर दो, फिर भारत सरकार की ड्यूटीज एंड टैक्सेस को पे कर दो, उसके बाद जो प्रायोरिटीज हैं उसको पे करने के बाद जो पैसा अवेलेबल है वो सप्लायर को पे कर दो, जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है वो अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस, अगले दिन का क्लोजिंग बैलेंस, अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस। कितना सिंपल मैंने आपको कैश फ्लो का मॉडल दे दिया। आपको क्या लगता है, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए ना, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। आपको कैश फ्लो मॉडल के अंदर अपनी सेल के ग्राफ को देखते रहना चाहिए। खाली सेल के ग्राफ को देख के क्या होगा, साथ में ये वाली फिगर भी देखनी है ना कि सेल किस तरफ जा रही है तो मेरी टीबीसी किस तरफ जा रही है, तो मेरा जीपी किस तरफ जा रहा है, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। पहले 2 महीनों के अंदर लॉस में था क्योंकि रेखा नीचे है, उसके बाद आपका एनपी बढ़ गया। बताओ इस रिपोर्ट को समझने में कौन सी रॉकेट साइंस लग गई। 30 सेकंड के अंदर आपको पूरे के पूरे बिजनेस का हाले बयां इस ग्राफ से नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिजनेस कहाँ खड़ा था, कहाँ जा रहा है, रेखाएं जा रही है। फिर आप कहते हो कि कैश फ्लो मुश्किल है, फाइनेंस समझ नहीं आता। अरे इन 4 रेखाओं में क्या समझ नहीं आ रहा। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका ना भ्रम था जो मैंने तोड़ दिया। जो आप फाइनेंस को नहीं देखते थे, नंबर को नहीं देखते थे, डिस्कशन में नहीं आते थे, दूर भाग जाते थे फाइनेंस की बात आते सारी, और सचिन की तरह पूरी तरह से ट्रैप पे फंसे हुए थे। अरे देखना तो मात्र हमने रेवेन्यू, टीवीसी, जीपी, एनपी और ग्राफ है, और बिजनेस मॉडल की फिगर को कंट्रोल करना है। उन 6 फिगर्स को हमने कंट्रोल करना है, तो क्या बनेगा आपका कैश फ्लो मॉडल। नेक्स्ट क्या आता है आपके लिए, कैश रिजर्व। देखो बिजनेस में डिसिप्लिन बना रहे उसके लिए ना कैश रिजर्व करना जरूरी है, कैश रिजर्व करना जरूरी है। उसके लिए मैं 4 बैंक अकाउंट की स्ट्रेटेजी आपको दे रहा हूं। मतलब क्या हुआ, कैसे करें कैश रिजर्व को। देखो जितनी भी आपके पास कलेक्शन आती है ना उसका एक स्पेसिफाइड परसेंट एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रख दिया करो। कितनी परसेंटेज रखें भाई, जितना आपको नेट प्रॉफिट आ रहा है उसका आधा। मान लो आपका नेट प्रॉफिट 5% आता है तो 2.5% कैश रिजर्व में डाल दो आप। ओके ठीक है। आप कह रहे हो कि कोई सिंपल और डुएबल प्रोसेस नहीं बता सकते जगमोहन, बताऊंगा ना। 4 बैंक अकाउंट, 4 बैंक अकाउंट आपने मेंटेन करने हैं। जो भी कस्टमर से कलेक्शन आ रही है वो इनफ्लो अकाउंट के अंदर। अब सप्लायर को जो पेमेंट करनी है, मान लो 30% आपका जीपी है, 70% आपका खर्चा जाएगा ना सीओजीएस, तो आप 70% उठा के पेबल अकाउंट में डाल दिया करो जब पेमेंट करनी होती है। सब महीने में 4 बार पेमेंट करो, मंडे 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 4 मंडे, या 2 बार करो 7 और 21 को। तो जब भी आपने पेमेंट करनी है, जिस दिन करनी है, सुबह इनफ्लो अकाउंट से पेबल अकाउंट में गया और उसी दिन ही आरटीजीएस कर दी, ताकि ब्याज का लॉस ना हो। एक्सपेंस अकाउंट बना लो तीसरा, जिसके अंदर से सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन की पेमेंट करोगे। और कैश रिजर्व अकाउंट चौथा अकाउंट होगा, तो इनफ्लो में से कैश रिजर्व में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये है सिंपल एंड डुएबल प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट फर्स्ट। क्या बोलते हैं, प्रॉफिट फर्स्ट। आप कह रहे हो इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कैश रिजर्व का इस्तेमाल बिजनेस एक्सपेंशन में करना है, ऑपरेटिंग खर्चों में नहीं करना। सैलरी नहीं पे करनी आपने, कैश रिजर्व में से एसेट क्रिएट करने में इस्तेमाल करना है। कंपनी के एसेट क्रिएट करो या पर्सनल एसेट क्रिएट करो, एसेट क्रिएट होने चाहिए। कहाँ रखें पैसे को, अरे जब कैश रिजर्व क्रिएट हो रहा है तो आप अपनी सीसी लिमिट को स्प्लिट कर दो। स्प्लिट करके एक को बोल दो कैश रिजर्व वाली सीसी, एक को बोल दो इनफ्लो वाली सीसी। जो कैश रिजर्व वाली सीसी है वो धीरे धीरे
धीरे धीरे धीरे धीरे कैश रिजर्व की वजह से कम होती चली जाएगी। अब आपके जो टर्म लोन है वो भी खत्म होते चले जाएंगे। फिर अब आप एफडी बनाना शुरू कर दोगे, लिक्विड फंड आना शुरू हो जाएगा, आप म्यूचुअल फंड में लगाओगे, शेयर खरीदोगे, सिप लगाओगे, एसेट क्रिएट करोगे, दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे। अब तो बिजनेस में से पैसे भी निकालना शुरू कर दोगे। अपनी सैलरी लिया करो 7 तारीख को, बिजनेस से रेंट लिया करो 7 तारीख को, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन जो आपने बिजनेस में लगा रखा है उसको लो, अपने बायबैक ऑफ शेयर करके मनी निकाल सकते हो। आप एज ए कंसल्टेंसी फैमिली मेंबर को इंक्लूड करो, अपनी कंपनी के अंदर पैसे निकालो, ग्रुप कंपनी बना के बेस्ट टैक्स प्लानिंग करो, एलएलपी को रखो होल्डिंग कंपनी, उसके नीचे बन गई बाकी ग्रुप कंपनी और बेस्ट टैक्स प्लानिंग हो गई आपकी। तो कैश रिजर्व ने तो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि अब आपका बिजनेस बढ़ रहा है टुवर्ड्स प्रॉफिटेबल एज वेल एज कैश रिच। तो चौथा क्या है पॉइंट, 6 जार सिस्टम। देखो 6 जार सिस्टम तो अपनी पर्सनल लाइफ, किसके अंदर, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर 6 जार तो लगा ही दो। मान लो 7 तारीख आ गई, आपको कंपनी से 2 लाख रुपए मिल गए, चाहे सैलरी के, रेंट के, इंटरेस्ट के, सीधा 55% उसका उठा के ना नेसेसिटी अकाउंट में डाल दो, और उस बैंक अकाउंट में से गूगल पे लगा हुआ है, आपने कोई कोई रोटी, कपड़ा, मकान, दाल, सब्जी, कपड़े जो भी खरीदना है ना नेसेसिटी का, इसी में से खरीदोगे। जितने पैसे लेते हो उसके 55% में अपनी सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग मैनेज करना सीखो उस नेसेसिटी अकाउंट में से। 10% डाल दो फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर, यानी कि आगे इन्वेस्ट करने के लिए, चाहे आप शेयर लो, म्यूचुअल फंड लो, एफडी कराओ, चाहे जो आपको लगे, गोल्ड खरीदो, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर पहले आपके उस सेविंग अकाउंट में जाएगा, उस सेविंग अकाउंट से फिर एफडी में या गोल्ड खरीदने में जाएगा। अच्छा, एलटीएसएस, लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग, घर में दिवाली पे व्हाइट वॉश कराना है, अलमारी खरीदनी है, टूर पे जाना है, घूमी घूमी करनी फैमिली के साथ में, तो क्या करोगे, लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग में 10% डाल दिया करो। जैसे ही पैसा इकट्ठा हो गया उसमें इस्तेमाल हो जाएगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के ऊपर, प्रेशर नहीं पड़ेगा नेसेसिटी के ऊपर। 10% तो अपनी खुद की ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, एजुकेशन, इतने देखो एजुकेशन कोर्सेस अवेलेबल हैं आजकल, तो बहुत अवेलेबल हैं, उसके लिए ना एजुकेशन के ऊपर भी खर्चा किया करो, अपने स्किल्स को इंप्रूव कर दो 10%। अब अपनी मस्ती भी तो मारनी है, अपनी अपनी आपकी जो लग्जरी है नेसेसिटी के अलावा, मान लो गोवा गए हो, वहां पे आप वो थोड़ी देखोगे मेन्यू कार्ड की कितने का वो आ रहा है, अरे प्ले अकाउंट में से खर्च दो, अपनी मसाज करा लो, आप कोई बढ़िया सी शर्ट खरीद लो, प्ले अकाउंट से दिल को खुश रखो। यहाँ पे शरीर को खुश रखा नेसेसिटी अकाउंट से, प्ले अकाउंट से दिल को खुश रखा, फ्यूचर सिक्योर कर दिया फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के, घर वालों के खर्चे पूरे करा दिए, बड़े बड़े लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग के लिए शादियां भी हो जाती हैं एलटीएसएस में से, और अपनी ट्रेनिंग डेवलपमेंट यहाँ से कर ली। सोसाइटी को भूल गए क्या, सोसाइटी के लिए भी 5% रखो, 10 रखना है तो इसको 50 कर दो, यहाँ पे 10 बंद कर दो, 10% गिव अकाउंट सोसाइटी में भी ऐड करना है। क्या मतलब हुआ कि आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में 10% स्टॉक, म्यूचुअल फंड, पैसिव इनकम, व्हीकल, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, एनी अदर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए आप क्या कर रहे हो 10%, यानी कि बिग परचेज, रेनी डे फंड, वेकेशन अनएक्सपेक्टेड, एजुकेशन अपनी 10%, कोचिंग में, मेंटरिंग में, बुक्स में, कोर्स में, रोटी, कपड़ा, मकान, नेसेसिटी अकाउंट, रेंट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्ले अकाउंट अपनी और फैमिली की लेजर एक्सपेंसेस, और दुनिया में सेवा कर दी चैरिटेबल पर्पस के लिए। अगर कोई सरप्लस बच जाता है नेसेसिटी अकाउंट के अंदर तो उसको उठा के ट्रांसफर कर दो, कहां ट्रांसफर कर दो, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर। अगर कोई अचानक से कोई रिफंड आ गया, कोई मोटी इनकम आ गई, कोई प्रॉफिट हो गया, कोई कैपिटल गेन हो गया, तो उठा के कहां डाल दो, फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के अंदर, ताकि आपकी वेल्थ क्रिएट होनी शुरू हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड, 6 जार सिस्टम तो क्या मतलब हुआ, ये है कैश फ्लो का फ्रेमवर्क, आपकी लाइफ को प्रॉफिटेबल और कैश रिच। बिजनेस क्या है, प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस मॉडल, कैश फ्लो मॉडल। तो लेट मी प्रेजेंट, this is the JSA online cash flow framework 1 2 3 4 बिजनेस मॉडल, कैश फ्लो मॉडल, कैश रिजर्व, 6 जार सिस्टम, ये अपने आप में एक कंप्लीट सिस्टम है। तो एज पर माय प्रॉमिस, देखो मैंने पूरा का पूरा जो रियल मैनर में आपके बिजनेस और लाइफ में लगना चाहिए था ना, कवर कर दिया है। अब कोई भी आपका क्वेश्चन आ रहा है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। आज जो मेरे साथ लाइव है ना, देखो आप मेरे साथ लाइव हो ना मेरे साथ, तो अब आपके माइंड में क्या आ रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन आ रही है, जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना, पूछ लो,
पूछ लो आप, मैंने उसको आंसर कर देना है, क्योंकि मैं तो जेएसए ऑनलाइन बनाकर बैठा हूँ। JSAonline.in इज ए हेल्पलाइन हेल्पिंग पीपल टू रन प्रॉफिटेबल एंड कैश रिच बिजनेस। देखो जगमोहन सिंह कैश फ्लो कोच के नाम का यूट्यूब चैनल भी तो है ना, वहां पर भी आप वीडियोस देखते हो। जीएसए जगमोहन सिंह कैश फ्लो कोच, कोई क्वेश्चन है ना आपका मुझसे पूछ लो। अब मुझे बताओ जो लोग लाइव हैं, what are you present to? What are you present to? What are you present to? Let me know. जरा डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो डॉक्टर संजय नरवाल जी कह रहे हैं, जगमोहन जी माइंड ब्लोइंग टुडे सेशन। बिल्कुल, मेरे ना संजय जी बिजनेस ओनर दोस्त ने कहा था कि जगमोहन इसको ना पूरी तरह से अच्छे से डॉक्यूमेंट करके ना आप प्रेजेंट कर दो, पूरी दुनिया को दे दो, पूरी दुनिया को ये अवेलेबल करा दो कैश फ्लो फ्रेमवर्क। अब देखना ये अवेलेबल करा देना है, सब रिकॉर्डिंग लिखे देंगे इसकी और सब इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। ये मेरा मिशन का पार्ट है, क्योंकि हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए। और बताओ जी क्या आ रहा है आपके माइंड के अंदर, जो आप कहना चाहते हो ना चैट बॉक्स में लिखो। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, आपकी फोटो नहीं आएगी, आई नो कि 5 बजे का समय है तो फोटो आप चाहते नहीं हो, जस्ट आप हैंड रेज करो, मैं अलाउ टू टॉक करूंगा तो खाली आपकी आवाज आएगी। तो बात करनी है तो आप अलाउ टू टॉक कर दो, मतलब हैंड रेज कर दो, कुछ लिखना है तो चैट बॉक्स में लिखो। अच्छा, मिस्टर सेल्वम क्या कह रहे हैं, इज इट नेसेसरी वी हैव टू ओपन डिफरेंट अकाउंट सर? बिल्कुल, बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि सचमुच में अलग अलग आप अकाउंट खोलो। 6 जार के अंदर 6 सेविंग अकाउंट आप खोलो। पता क्यों? क्योंकि जब तक वो फिजिकल अकाउंट खुले नहीं होंगे ना, तो लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आएगा। जैसे ही पैसे आपके अकाउंट में आते हैं और आप ऑनलाइन, जैसे मेरे पास ये देखो, मेरे पास जो पैसे आते हैं मोबाइल के अंदर, मैंने एक ऐप है, आईसीआईसी बैंक की ऐप है मोबाइल के अंदर। अब मैंने क्या करना है, आईसीआईसी बैंक खोला और उसके अंदर से जैसे ही मेरे पास इनफ्लो इकट्ठा आया तो मैंने फटाक करके ना उसको उन अकाउंटों में ट्रांसफर कर देना। ये देखो, ये वाला, तो इस पे क्लिक किया तो ये अपने आप खुल जाएगा। खुल जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद जो भी होगा तो हम ट्रांसफर कर देंगे उसको। तो फिजिकली करना बहुत 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 जरूरी है मिस्टर सेल्वम। अरविंद जाला जी, थैंक यू जगमोहन जी फॉर रिफ्रेशिंग द कैश रिच बिजनेस मॉडल वंस अगेन, सुपर्ब सेशन टुडे। बिल्कुल, जैसे हम ब्रश करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, दौड़ते हैं और रिफ्रेश रहते हैं ना, उसी तरीके से हमें इन चीजों को बेसिक्स हो। सचिन तेंदुलकर ना, सचिन तेंदुलकर इतना महान बैट्समैन, इतना महान बैट्समैन, मास्टर ब्लास्टर, अपने जब वो पीक पर भी था ना, अपने पीक पर भी, तो भी वो रोज सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के नेट प्रैक्टिस किया करता था। तो बेसिक को भूलना ही नहीं है, बेसिक को तो भूलना ही नहीं है। प्लान, के विश्व जी कह रहे हैं प्लान करो, डिसिप्लिन बनाओ, इवेल्युएट, कंट्रोल एंड एक्ट। एकदम समराइज कर दिया आपने, जबरदस्त तरीके से समराइज कर दिया। अब आप डॉक्टर संजय नरवाल जी, मैं आपसे बात करता हूँ, अलाउ टू टॉक कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग डॉक्टर संजय नरवाल जी, कैसे हैं आप? एक बार अनम्यूट करो। जगमोहन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, रियली अमेजिंग टू हैव यू अर्ली मॉर्निंग 5 AM। तो क्वेश्चन है मेरा, हाँ आवाज आपकी क्लियर नहीं आ पा रही। हाँ दोबारा बोलिए संजय जी। हाँ कोई सिग्नल की प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ पा रही। ओके, नहीं आ रही आवाज, आवाज नहीं आ पा रही, कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ पा रही, कोई बात नहीं। वी गॉट योर लव संजय जी, वी गॉट योर लव एंड योर कमिटमेंट। आप जिस तरह से रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं 5 AM के अंदर, लव यू, ग्रेट, अमेजिंग, थैंक यू। तो अब आप से हम, ओके, तो
Yes, तो next question है, now government has introduced 5% TCS for traveler who abroad. What is the difference between TDS and TCS? अच्छा, ये टेक्निकल क्वेश्चन है, 1 to 1 में कर लेंगे। तो पर आपको क्विकली बता देता हूँ कि जब कोई बाहर ट्रैवल करता है तो उसको 5% यस TDS करता है। आप मुझे मालूम है ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर है, तो TDS होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TCS होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी SOTC टाइप कंपनी को पेमेंट करते हो या खुद पेमेंट लेते हो तो आपने पैसे कलेक्ट कर लिए, अब आपने जमा कराने हैं कहाँ पे, गवर्नमेंट पे जमा कराने हैं, उसको TCS बोलते हैं, यानी कि आप जमा कराओगे। अगर कस्टमर आपको TDS काट के नेट पेमेंट करता तो TDS कहलाता। इस केस में आपको पूरे पैसे मिल गए, इतने पैसे रखो आप यहाँ पर, बाकी पैसे TCS के अंदर आपको जमा कराने हैं। ओके, ये थोड़ा डिफरेंट लाइन से हटके क्वेश्चन हो गया, 1 to 1 में करेंगे। Okay, so time right now is 5:54. Thank you very much everybody for participating in today's session. तो कैश फ्लो फ्रेमवर्क आज मैंने आपके लिए रिफ्रेश कर दिया है। तो now you need to implement strongly, fully, 100% in your life. कोई चैलेंज आए, please feel free to contact me. Please feel free to contact me. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. और ये उपासना का नंबर भी मैंने दे दिया यहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन आपका होता है तो यू कैन सिंपली व्हाट्सएप टू उपासना ऑन दिस नंबर। थैंक यू।